हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। बेटा, हम एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और इसी चैप्टर में हमने लास्ट जो हमारी वीडियो थी, जो प्रीवियस वीडियो थी, वो थी एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर। एलिमिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी कितने टाइप की होती हैं और कैसे कैसे होती हैं। तो वहाँ पे हमने बात की थी कि हम जनरली ये जो वाला जो चैप्टर है, इसमें हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन पढ़ेंगे, जिसको बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन भी कहते हैं। और ये 3 तरह का होता है, E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन और E1 CB एलिमिनेशन। E1 एलिमिनेशन की बात हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल में कर चुके हैं। मैं वहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी करा चुकी हूँ। और अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाइए, उसको देखिए और E1 एलिमिनेशन में जितने भी आपके कंसेप्ट हैं उनको क्लियर कीजिए। आज हम बात करेंगे E2 एलिमिनेशन की। E2 एलिमिनेशन जैसे कि आपने SN2 पढ़ा है, E1 जैसे आपने SN1 पढ़ा था, E2 बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने SN2 पढ़ा था, है ना। डिफरेंस क्या है कि वहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और यहाँ पर बेस अटैक करता है। दिस इज द डिफरेंस। वहां पर सब्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ पर एलिमिनेशन होता है। दिस इज द सेकेंड डिफरेंस, राइट। लेकिन E2 एलिमिनेशन भी SN2 की तरह क्या कहलाएगा? बाई मॉलिक्यूलर। यस, 2 का मतलब यहाँ पर क्या है? बाई मॉलिक्यूलर। 2 को मैंने बाई मॉलिक्यूलर कहा। E फॉर एलिमिनेशन और रिएक्शन। एलिमिनेशन हो रहा है तो ये तो क्लियर है कि सिंगल बॉन्ड, है ना, सैचुरेटेड बॉन्ड अनसैचुरेटेड बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहे होंगे, राइट। इस वाली जो ये रिएक्शन है, जो एलिमिनेशन, जो E2 एलिमिनेशन है, उसमें स्ट्रॉन्ग बेस अगर लिखा हुआ है एरो पर तो रिएक्शन वाया E2 होगी। पहला आप पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि रिएजेंट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर E1 है तो वहां पर वीक बेस में एलिमिनेशन हो जाएगा, बट E2 के लिए स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत होती है। सेकंड, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हाई टेम्परेचर पर, ये बता चुकी हूँ, एलिमिनेशन रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर साइमल्टेनियसली हो जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर एंटी एलिमिनेशन होता है। इसका एग्जांपल मैं आपको कराऊंगी। एंटी एलिमिनेशन का मतलब है कि एक ग्रुप जिस साइड से निकलेगा, दूसरा ग्रुप उसके अपोजिट साइड से निकलेगा, इसको एंटी एलिमिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। होता क्या है यहाँ पे, अगर कोई एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और एल्काइल हैलाइड में जहां हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन का जो किस पड़ोस वाला यानी कि जो बीटा कार्बन है उस पर अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहाँ पर हो जाता है बेटा डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि HX रिमूव हो जाता है, HX निकल जाता है, HX बाहर चला जाएगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई ये बात? यहाँ पर क्या E1 में भी HX निकल रहा था, E2 में भी HX निकल रहा था, तो डिफरेंस क्या है? प्रोडक्ट सेम बनेगा बेटा, रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? इंतजार नहीं करेगा कि भाई X निकल जाए फिर H निकलेगा, जी नहीं। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे ही आएगा धड़ाधड़ H और X को एक साथ निकाल देगा, तभी तो स्ट्रॉन्ग है ना, तभी तो यार उसकी वैल्यू है, तो ये एक साथ निकाल देता है, यानी कि इसका जो मैकेनिज्म होता है वो डिफरेंट होता है। तो चलिए अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। इसका मैकेनिज्म देखते हैं E2 एलिमिनेशन का क्या होता है। अगर आपने ये एक एल्कीन ली है, मैं सेम यही वाली एल्कीन को यहाँ पे लिख रही हूँ, और कोई स्ट्रॉन्ग बेस अब आकर इस पर क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। कोई स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ आकर अटैक कर रहा है, मैं इसको बेस को B से B नेगेटिव, है ना, आकर इस पर क्या कर रहा है बेटा? अटैक कर रहा है। तो ये जो स्टेप है, जो ये पहला स्टेप है, दिस इज RDS। एक तो ये नोट करो, जो फर्स्ट स्टेप है वो RDS है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, रेट इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इस स्टेप में क्या हुआ कि जब बेस ने इस पर आकर रिएक्ट किया तो कुछ भी बॉन्ड नहीं टूटा, कोई बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं होगी, ठीक है। यहां पर क्या होगा? पुराने रिश्ते थोड़े कमजोर पड़ जाएंगे और नए रिश्ते थोड़े से बनने लगेंगे, ठीक है। जब आपके घर में या आपके ग्रुप में कोई नया फ्रेंड आपका आता है तो कई बार ऐसा होता है कि उसके साथ थोड़ी दोस्ती बढ़ने लगती है और पुराने वालों के साथ हमारी थोड़ी दोस्ती कम होने लगती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इतना इन्फ्लुएंशियल बॉन्ड है, इतना सॉरी बेस है, ये क्या करेगा? ये किसी को कानो कान खबर नहीं होने देगा कि भाई यहाँ पे दोस्तियां बॉन्ड तोड़ने आया है। ये आएगा, ठीक है, स्मार्टली आएगा और क्या करेगा? बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा।
कैसे बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा? ये इस H के साथ जुड़ना शुरू कर देगा, ये इस H के साथ जुड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। जब ये H के साथ जुड़ना शुरू कर देगा उसी वक्त ये वाला जो बॉन्ड है वो टूटना शुरू हो जाता है, यहाँ पर न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, यहाँ पर ओल्ड बॉन्ड का, इसको हटा देती हूँ, आपको कंफ्यूजन होगा, और इस ओल्ड बॉन्ड का टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये वाली एक कंडीशन आ जाती है और एक और यहाँ पर नया बॉन्ड फॉर्म होने लगता है। देख रहे हो आप क्या हो रहा है यहाँ पे? ये बॉन्ड फॉर्म होने लगा है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म होने लगा है, ये वाला बॉन्ड भी टूटने लगा है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म होने लगा है, ये वाला बॉन्ड टूटने लगा है। क्लियर? तो जो ये वाली कंडीशन है जहां पर कुछ नए रिश्ते और पुराने रिश्ते दोनों एक साथ हैं लेकिन दोनों अभी बहुत अच्छे से ना तो बने हैं ना टूटे हैं, इस वाली कंडीशन को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। तो यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट स्टेट नहीं है, यहाँ पर क्या बनी है? ट्रांजिशन स्टेट बनी है। और ये ट्रांजिशन स्टेट में फिर क्या होगा? जरा सा धक्का लगा तो सबने अपनी औकात दिखा दी, H भी बाहर निकल गया, H भी बाहर निकल गया, ये जो बेस है हाइड्रोजन को लेकर अलग हो गया, X भी बाहर निकल गया और आपको एल्कीन मिल गई। देख रहे हो? आपको एल्कीन मिल गई। अब अगर आपने E1 अच्छे से पढ़ी थी, E1 आपको याद हो तो उसमें आपने देखा था रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम थे लेकिन मैकेनिज्म डिफरेंट था, है ना, मैकेनिज्म डिफरेंट था। ये जो रिएक्शन है वो वन स्टेप रिएक्शन है, एक स्टेप में रिएक्शन हो रही है, जबकि जो हमारा E1 था वो टू स्टेप रिएक्शन थी। वहां पर क्या हुआ था? पहले एक चीज निकलती है, पहले X नेगेटिव निकलता है, कार्बोकेटाइन बनता है, फिर वो कार्बोकेटाइन रीअरेंज होता है, स्टेबिलिटी आती है, देन फिर X निकलता है, यानी कि लीविंग ग्रुप बाहर निकलता है। पर यहाँ ऐसा नहीं होता, स्ट्रॉन्ग बेस इंतजार नहीं करता, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस आता है वो अफरा तफरी मचा देता है और दोनों को बाहर निकाल देता है, X भी गया और हाइड्रोजन भी गया और एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर हो गया? मैकेनिज्म समझ में आ गया? आप इस मैकेनिज्म को एक बार नोट करो। और चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहली बात, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। अभी हमने देखा कि रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है। आपने कोई एल्काइल हैलाइड लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन हुई है, ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनाया एंड देन फिर आपको एल्कीन मिल गई है। मैं यहाँ पे एल्कीन लिख देती हूँ, ठीक है, आपको एल्कीन मिल गई है। बीच में कोई आपका कोई स्टेप नहीं बना, मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं बना ना, ठीक है, यहां से सीधा एल्कीन ही बनी है। ये तो वाया ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन हुई है। तो कैसी रिएक्शन हुई? वन स्टेप रिएक्शन हुई। कोई भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, बिल्कुल। अभी आपने मैकेनिज्म में क्या देखा? कोई कार्बोकेटाइन नहीं बना, इसका मतलब कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां से हेलोजन और हाइड्रोजन निकलेंगे वहीं पर डबल बॉन्ड बनेगा। जी हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको याद रखनी है। आप देखते हो कि E1 मैकेनिज्म जब हमने देखा था वहां पर कई बार हम क्या देख रहे थे कि जहां से हेलोजन निकल रही है ना, वहां से वहां पर डबल बॉन्ड नहीं आता उसके एडजेसेंट कार्बन। तो उसका रीजन होता है कि कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी की तरफ पहले जाता है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, देन एलिमिनेशन होता है। बट यहाँ तो कोई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा, तो कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं हो रहा। तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? बिल्कुल वहीं आएगा जहां से हेलोजन निकलेगी, उसके एडजेसेंट वाले कार्बन के बीच में ही बनेगा। राइट। नेक्स्ट, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। वो तो खैर हमें पता ही है कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन है, बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं, 1-2 एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन किस किस चीज पर डिपेंड करता है? देखिए, रेट यहाँ पर जो हमने फर्स्ट स्टेप लिया तो इसमें ये इन्वॉल्व हुआ और ये इन्वॉल्व हुआ, और मैंने ये कहा था कि यही RDS है भाई। जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है उसमें जो भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वही रेट लॉ के एक्सप्रेशन में हमको दिखाई देते हैं। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में ये भी दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा। तो इसका मतलब जो रेट है रिएक्शन का वो किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? वो अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है और बेस के कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा है। इस रिएक्शन की जो E2 एलिमिनेशन है, इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो क्या है? 2 है। मॉलिक्यूलरिटी 2 है और ऑर्डर भी 2 है रिएक्शन का। मॉलिक्यूलरिटी 2 है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। राइट। आगे देखेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। हमने बात करी कि स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ रिएक्शन में आता है, स्ट्रॉन्ग बेस ही रिएक्शन को E2 की तरफ लेकर जाता है।
तो स्ट्रॉन्ग बेस विल नॉट वेट फॉर रिमूवल ऑफ लीविंग ग्रुप। ये मैंने कहा था कि भाई स्ट्रॉन्ग है, वो इंतजार नहीं करता कि लीविंग ग्रुप जाएगा तब मैं हाइड्रोजन को चुराऊंगा, वो लिविंग ग्रुप के सामने ही लिविंग ग्रुप को भी किक ऑफ कर देता है और हाइड्रोजन को भी निकाल देता है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर होते हैं, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जिन्हें देखकर आप एकदम आपके दिमाग में क्या आएगा, भाई देखो रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, तो आप क्या देखकर पहचानोगे कि रिएक्शन वाया E2 होगी, स्ट्रॉन्ग बेस को देखकर ही पहचानोगे ना। तो इसका मतलब आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अल्कोहलिक KOH का नाम आप बहुत बार सुनते हो, अल्कोहलिक KOH, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था आपको कि एक्वस KOH क्या करेगा और अल्कोहलिक क्या करेगा। एक्वस KOH बेटा सब्स्टिट्यूशन करेगा और अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करेगा। और कौन सा एलिमिनेशन करेगा, E2 एलिमिनेशन करेगा, क्योंकि जो KOH है जब वो अल्कोहल से घिरा होता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करने लगता है, बल्कि बेस की तरह ये एक्ट करने लगता है, ठीक है, अल्कोहलिक मीडियम में जो KOH होता है, अल्कोहलिक KOH। दूसरा NaNH2 हो सकता है आपका, है ना, NaNH2 सोडामाइड, ये भी अल्कोहलिक KOH के साथ अल्कोहलिक अगर NaOH है तो बात एक ही है ना। अमोनिया हो सकता है, जितने भी अल्कोक्साइड होते हैं दीज आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि RO नेगेटिव, C2H5O नेगेटिव, दीज आर जो अल्कोक्साइड है वो भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। फोर्थ सोडियम ब्यूटॉक्साइड, सोडियम ब्यूटॉक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस का काम करता है, एक स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस का काम करता है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बेस मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हैं जो क्या करेंगे, जो E2 एलिमिनेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड इफ ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट लिखा है बेटा मैंने, ट्रांजिशन स्टेट अगर स्टेबल है तो रेट जो होगा वो E2 रिएक्शन का वो इंक्रीज हो जाएगा। हाँ जी, जो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर फॉर्म होती है, हमने कहा यहाँ पर क्या बनती है, वाया ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन होती है। याद रखिए ट्रांजिशन स्टेट कोई इंटरमीडिएट स्टेट नहीं है, कोई इंटरमीडिएट नहीं है रिएक्शन का, ट्रांजिशन स्टेट केवल एक फेज होता है ना। E1 में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है, E2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। अगर आपसे कोई E2 का इंटरमीडिएट पूछ रहा है तो कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता बेटा। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट के वाया रिएक्शन होती है, और ट्रांजिशन स्टेट अगर स्टेबल है तो जो E2 रिएक्शन है उसका भी रेट इंक्रीज हो जाएगा। अब जो एल्कीन बनेगी वो कैसी बननी चाहिए, मोर क्राउडेड और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बननी चाहिए, वही स्टेबल एल्कीन होगी। ये हमने सेटजेफ में पढ़ा है, इसको हम सेटजेफ रूल भी कह सकते हैं, जेटिसेव रूल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मोर क्राउडेड मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, स्टेबल एल्कीन बनेगी, तो E2 रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट ए प्रोटिक, ये याद रखना, जो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो फेवर करते हैं E2 रिएक्शन को, ठीक है। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, वो फेवर करते हैं E2 रिएक्शन को, E1 रिएक्शन को पोलर प्रोटिक, है ना, मतलब समझा दिया था। पोलर प्रोटिक क्या होंगे, जहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ी होगी उसको पोलर प्रोटिक कहेंगे। पोलर ए प्रोटिक का कोई एग्जांपल अगर आपको याद हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, जल्दी से लिखो कमेंट बॉक्स में। बताए हैं मैंने, पोलर ए प्रोटिक भी बताए के एग्जाम्पल भी बताए हैं, पोलर प्रोटिक के भी बताए हैं इसी सीरीज में जब हमने एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड पढ़ा है, ठीक है। जल्दी से लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। तो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट इन रिएक्शन को क्या करते हैं बेटा, फेवर करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, एंटी एलिमिनेशन होती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, उसका एग्जांपल कराऊंगी उससे और क्लियर हो जाएगा। और लिविंग ग्रुप की जितनी अच्छी एबिलिटी होगी, लिविंग ग्रुप जितनी आसानी से निकल सकता है उतने ही अच्छा रेट होगा E2 रिएक्शन का। और लिविंग ग्रुप का अगर मैं बात करूं हेलोजन के केस में तो आपको पता है कि I सबसे जल्दी से निकल जाता है, फिर Br निकलता है, फिर लिविंग एबिलिटी होती है Cl की, है ना, फिर F की होती है, राइट, क्लियर हो गया। तो लिविंग ग्रुप की एबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी रेट ऑफ E2 को। तो ये हमने क्या बात करी, हमने E2 क्या होता है, E2 का मैकेनिज्म क्या होता है और E2 रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। इसको करने के बाद हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल कि भाई अगर E2 रिएक्शन करने के लिए आ जाए तो हमें कैसे करनी है और कहाँ पे हमको याद रखना है कि हॉफमैन बनेगा या सेटजेफ बनेगा। ये मैंने आपको E1 में भी सिखाया था, यहाँ भी हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से सीखेंगे। जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं, इनको देखते हैं कि यहाँ पर E2 एलिमिनेशन कैसे होगा। तो पहले केस में देखेंगे, यहाँ पर आपके पास Br है। अच्छा पहले तो आपको ये पहचान करनी पड़ेगी कि यह एलिमिनेशन है कि नहीं।
भाई अल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है, ये बेस का काम करता है, तो बेस है तो एलिमिनेशन होगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि E1 होगा कि E2 होगा, तो अल्कोहलिक KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है, अभी मैंने आपको बताया अल्कोहल के प्रेजेंस में, तो क्या होगा बेटा, ये E2 के वाया रिएक्शन होगी। अब अगर E2 है तो एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन होगा तो एलिमिनेशन में कौन सा एलिमिनेशन होगा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने रिएक्टेंट क्या लिया है, एल्काइल हैलाइड लिया है, तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराना यानी कि हाइड्रोजन निकालनी और हेलोजन निकालनी है। पहले हेलोजन को मैंने सर्कल कर लिया कि मेरे पास हेलोजन कहाँ है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ी है वो अल्फा, एडजेसेंट बीटा और ये भी बीटा। भाई यहाँ पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है, अल्फा से हेलोजन निकलती है और बीटा से क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलती है ना, यही होना है। तो अब बीटा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसका मतलब यहाँ पर दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ पर दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, यानी कि एक ये एल्कीन बन सकती है, भाई ये Br निकल जाए तो डबल बॉन्ड यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, दूसरी ये एल्कीन बन सकती है। अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि आपको मेजर बताना है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। बेटा मेजर प्रोडक्ट आपको मैं बता चुकी हूँ अकॉर्डिंग टू सेटजेफ, वो कौन सा होगा, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी। ये दिख रही है ना, ये एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दिख रही है, इसमें तो इस साइड हाइड्रोजन ही है और एक तरफ इथाइल ग्रुप है, इसमें इधर मिथाइल इधर हाइड्रोजन, इधर मिथाइल इधर हाइड्रोजन, इट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर क्राउडेड, तो इसको हम क्या कहेंगे। और अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन से निकालना चाहें तो आप वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी कि सेटजेफ प्रोडक्ट होगा, सेटजेफ प्रोडक्ट होगा। तो ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये हॉफमैन प्रोडक्ट है, हॉफमैन प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। क्लियर हो गया, मेजर माइनर समझ में आ गया, ये मैंने इवन में भी समझाया था, है ना। जो ज्यादा क्राउडेड बनेगी, जो ज्यादा स्टेबल बनेगी दैट इज सेटजेफ, जो लेस स्टेबल है, माइनर है, कम बनेगी वो हॉफमैन, तो ये हॉफमैन बन गया। अब यहाँ पर देखते हैं, अल्कोहलिक KOH है तो E2 एलिमिनेशन कराना है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, Br को मैंने सर्कल कर लिया, ये अल्फा है, यहाँ पे ये बीटा है और ये बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे चलो देखते हैं। यहाँ पे मैं लाइन खींच के इसको ऊपर कर देती हूँ, अलग कर लेती हूँ, प्रोडक्ट देखते हैं। एक तो प्रोडक्ट ये बनेगा कि हाइड्रोजन, भाई यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक CH3 हो गया, एक CH3 हो गया इस कार्बन के साथ और एक इधर ग्रुप और एक हाइड्रोजन है, तो ये H और Br निकल जाएगा, ठीक है। अब इस वाले कार्बन पर भी तो 3 CH3 है, एक दो सॉरी 3 हाइड्रोजन है, राइट, तो यहां से भी हाइड्रोजन और Br निकल सकता है, ठीक है। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बना। अब कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, बिल्कुल मोर क्राउडेड, मोर क्राउडेड क्या हुआ, ये सेटजेफ प्रोडक्ट हुआ, मेजर प्रोडक्ट हुआ, ये माइनर प्रोडक्ट हुआ, हॉफमैन प्रोडक्ट हुआ। क्लियर हो गया, समझ आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, क्या एक जैसे से थे ये दोनों, तो यहां देखते हैं यहां पर क्या होगा, ये अल्फा है, ठीक है, इधर तो कोई बीटा है नहीं, इधर कोई बीटा हाइड्रोजन है क्या, बीटा हाइड्रोजन अगर है तो ही हम एलिमिनेशन कर पाएंगे। अरे अगर बीटा हाइड्रोजन ही नहीं होगी तो एलिमिनेशन कैसे कंप्लीट होगा, डी हेलोजिनेशन थोड़े करा रहे हैं, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन करा रहे हैं, हाइड्रोजन भी चाहिए हेलोजन भी चाहिए, तो हेलोजन तो रेडी है निकलने के लिए, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है, देयर इज absence of beta hydrogen, there is absence of beta hydrogen, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी इस केस में, इस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगी। वीडियो को पॉज करके इस वाले फोर्थ एग्जाम्पल को जल्दी से आप कीजिए, आपको यहां तक समझ आ गया है तो फोर्थ एग्जाम्पल को जल्दी से कीजिए आप। क्या आंसर आने वाला है, क्या आंसर आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। किया आपने ट्राई इसको, चलो देखते हैं आपने क्या आंसर निकाला होगा। अल्कोहलिक KOH E2, दिस इज अल्फा कार्बन और ये इसका बीटा हो गया, ये इसके पड़ोस वाला बीटा, इसके पड़ोस वाला ये बीटा, ठीक है।
अब यहाँ से हाइड्रोजन निकले या यहाँ से हाइड्रोजन निकले, एक बात, एक जैसा कंपाउंड बनेगा, एक जैसा IUPAC नेम होगा, समझ आ रही है? और जब एक जैसा नाम है तो वो कैसे प्रोडक्ट बनेंगे, आइडेंटिकल है। तो एक तो आपका ये बन गया, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे भी तो प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी तो प्रेजेंट है ना बीटा, तो यहां से निकल जाए ये Cl और ये H निकल जाए। अब आपको दिख ही रही है कौन सी मोर क्राउडेड एल्कीन है भाई, दिस इज मोर क्राउडेड एल्कीन, दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन मैम हमने कहीं कहीं पे देखा है कि जो आप जिसको अब आप माइनर बता रहे हो, जिसको आप हॉफमैन बता रहे हो, वो कभी कभी मेजर प्रोडक्ट की तरह काम करता है। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं कि ऐसा कहाँ पे होता है। ये अब हमारा एग्जांपल नंबर 5 है। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। यस, ये हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है, और इस एल्काइल हैलाइड पर हमने रिएक्शन कराई। दो तरह के बेस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। दोनों कैसे हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस हैं। दोनों कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ठीक है। एक छोटा बेस है और एक बल्कि बेस है। पहले मैंने स्ट्रॉन्ग बेस लिया अल्कोहलिक KOH और यहाँ पर हीट कराया, तो क्या होने वाला है, क्या होगा, तो जब हमने अल्कोहलिक KOH लिया तो ये तो हमारा लिविंग ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनने की संभावना होगी बेटा, एक तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ सकता है, राइट, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 और CH3। अब यहाँ पर है एल्कीन और यहाँ पर है एल्कीन, आपको दिखाई दे रहा है इट इज मोर क्राउडेड, इट मीन्स इट इज सेटजेफ प्रोडक्ट एंड इट इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। और ये कैसा है, माइनर प्रोडक्ट है, और ये क्या है, हॉफमैन प्रोडक्ट है। अब तक जितना पढ़ा है उससे आपको ये समझ में आ गया, जितना आपने अब तक पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया। अब लेकिन अगर सेम रिएक्टेंट के साथ मैं कोई बल्कि, जैसे कि सोडियम बुटॉक्साइड मैंने ये ले लिया है ना, मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, एक बल्कि बेस ले लिया, कैसा ले लिया, बल्कि बेस ले लिया, ठीक है, ये भी ले सकते हैं आप, ठीक है, ये भी बल्कि बेस का काम करेगा। तो मैंने क्या लिया यहाँ पे, ये तो इसकी प्रेजेंस में लिया मैंने, तो अब अगर हम कोई क्या ले लें बेटा, बल्कि बेस ले लें, जैसे कि मैंने ले लिया सोडियम बुटॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ टर्शरी अल्कोहल, तो ये जो बल्कि बेस है, देखो बेस का क्या काम होता है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन का काम होता है, हाइड्रोजन को चुराने का काम करता है। मैकेनिज्म में समझा था हमने कि बेस ने आके अटैक कहाँ पे किया था, हाइड्रोजन पर किया था। अब जो आपका हल्का बेस है तो स्ट्रॉन्ग लेकिन सिंपल है बेस, ये जो हाइड्रोजन है वो कहीं से भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। ये बात आप नोट करेंगे कि स्मॉल बेस, जो आपके स्मॉल बेस हैं, कैन एक्सट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम एनीवेयर। क्लियर हो रही है, कहीं से भी ये हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, फ्रॉम एनी प्लेस, है ना, एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन जो बल्कि बेस होते हैं इनमें स्टेरिक क्राउडिंग होती है, जहां पर इनको भीड़ भाड़ दिखाई देती है, ये वहां से हाइड्रोजन को नहीं चुराएंगे, ये हाइड्रोजन को वहां से लेंगे जहां पर ये इजीली आकर अटैक कर सकते हैं। ये क्लियर हो गई, ये क्लियर हो गई कि जो क्राउडी है, जो क्राउडी है खुद ऑलरेडी क्राउडी बेस है, जिसको हम हैवी बेस भी कहते हैं, जो हैवी बेस है, जो क्राउडी बेस है, ये कहां पर अटैक करेगा, जहां पर ये आसानी से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर ले, जहां पर भीड़ भाड़ कम हो। तो ये क्या प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर और क्या माइनर बनेंगे, प्रोडक्ट तो बेटा यही बनेंगे यहाँ पे, एक प्रोडक्ट ये है और एक प्रोडक्ट ये है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये क्राउडी वाला जो हिस्सा है, यानी कि अगर हाइड्रोजन यहाँ वाली जगह पर ये आकर अटैक करे, ये जो हाइड्रोजन है इसके लिए इस पर अटैक करना थोड़ा मुश्किल है, जबकि ये जो हाइड्रोजन है जो टर्मिनल कार्बन पर प्रेजेंट है, यहाँ पर ये आसानी से आएगा और हाइड्रोजन को चुरा लेगा, ठीक है।
क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट भी बनानी है ना, एक स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनानी है। अगर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा होगी तो ट्रांजिशन स्टेट जो स्टेट है वो स्टेबल भी नहीं हो पाएगी। तो स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल से ये हाइड्रोजन को इजीली लेगा। तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा, और यहाँ पर जो हॉफमैन है, क्योंकि ये है तो ये हॉफमैन मेजर होगा, और सेटजेफ क्या होगा बेटे, माइनर होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर आप बेस को चेंज कर रहे हो तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, ये चीज चेंज हो जाएगी। बल्कि बेस के केस में जो हॉफमैन है वो क्या होगा, वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। रीजन मैंने आपको बता दिया कि बल्कि बेस ट्रांजिशन स्टेट वहीं पे अच्छी से बनाता है, स्टेबल बनाता है, जहां पर भीड़ भाड़ कम होती है, जहां पर क्राउडीनेस कम होती है। तो वो कोशिश करता है कि टर्मिनल वाले कार्बन से हाइड्रोजन को, अगर बीटा हाइड्रोजन वहां पे है तो वहां से एब्स्ट्रैक्ट करे। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब एक और पॉइंट मुझे आपको समझाना है, वो पॉइंट है बेटा एंटी एलिमिनेशन का। वो पॉइंट है एंटी एलिमिनेशन का। ये एग्जाम्पल भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने कैरेक्टरिस्टिक में भी और पहले भी आपको ये बात बार बार बताई कि जो E2 एलिमिनेशन है वो एंटी एलिमिनेशन होता है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमने एक साइक्लो कंपाउंड लिया और इसमें यहाँ पे Cl प्रेजेंट है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये तो हाइड्रोजन होगी, फिर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, बाकी यहाँ भी H और H होंगे। ठीक है, इनको मैं दिखा नहीं रही हूँ, आप अंडरस्टूड है, राइट। अब ये जो एक साइक्लिक हमारा एल्काइल हैलाइड है, इस पर जब अल्कोहलिक KOH आकर रिएक्ट करता है, अल्कोहलिक KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो रिएक्शन क्या होगी, E2 एलिमिनेशन होना है। यहाँ पे E2 एलिमिनेशन में इस केस में देखो, आप नॉर्मल लिख रहे हो, साइक्लिक में ही तो आप देख पाते हो ना कि एंटी एलिमिनेशन, क्योंकि दोनों जो ग्रुप है वो अलग अलग प्लेन में है। तो एंटी एलिमिनेशन होगा कैसे, ये अल्फा है कार्बन, ये बीटा हाइड्रोजन, ये वाली भी बीटा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है जो इसकी बीटा हाइड्रोजन है, इसकी पड़ोसी हाइड्रोजन है, जिसको कौन चुराने आएगा, बेस चुराने आएगा। अब बेस कौन सी हाइड्रोजन को चुराएगा, बेस उस हाइड्रोजन को चुराएगा जो इससे दूसरे प्लेन में प्रेजेंट होगी। ठीक है, दूसरे प्लेन में प्रेजेंट होगी। अब ये Cl का प्लेन है, इसी प्लेन में हाइड्रोजन है, लेकिन ये वाला जो हाइड्रोजन है वो कहाँ प्रेजेंट है बेटा, दूसरे प्लेन में प्रेजेंट है। मेरे पास दूसरे कलर का ना यहाँ पे, आई होप आपको ये रेड कलर से शायद दिखाई दे, मैं इस हाइड्रोजन को रेड कलर से दिखा देती हूँ, आई होप इट इज विजिबल, है ना। तो ये जो हाइड्रोजन है वो कैसी है, एंटी एलिमिनेशन होगा, तो ये हाइड्रोजन निकलेगी और ये Cl निकलेगा। ये क्यों नहीं निकलेगा, बिकॉज यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, रिपल्शन होगा। ये सेम ही प्लेन में है, तो इनके बीच में रिपल्शन होने की वजह से ये इस हाइड्रोजन के साथ बाहर निकलेगा। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, ये CH3 और HH रहेगा, ये हाइड्रोजन रहेगी, ये CH3 रहेगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा, इसे हम कहते हैं एंटी एलिमिनेशन, इसे हम कहते हैं एंटी एलिमिनेशन, ये बनेगा। अगर आपको ऑप्शन में ऐसा कुछ दे रखा है, अगर आपको ऑप्शन में ऐसा कुछ दे रखा है तो बेटा ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये राइट है। ठीक है, यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हमने E2 एलिमिनेशन के लगभग सारे एग्जाम्पल मैंने आपको कवर कराने की कोशिश की है, सारे इन द सेंस कि जिसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने एंटी एलिमिनेशन की बात कर ली, बल्कि ग्रुप की बात कर ली, बल्कि बेस जहां पर बीटा हाइड्रोजन एब्सेंट है वहां पर E2 एलिमिनेशन होगा ही नहीं, और E2 एलिमिनेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन या बीटा एलिमिनेशन, 1,2 एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, इसको हम पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में, प्रीवियस वीडियो भी इसी पर थी और इस वीडियो में भी हमने यही सब पढ़ा है। अब एक छोटी सी चीज रह गई है, उसको भी साथ ही हम खत्म करते हैं, दैट इज E1CB। तो जल्दी से इसको अब बात करते हैं हम E1CB रिएक्शन की, जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, यहाँ पर जो एलिमिनेशन होगी वो कॉन्जुगेट बेस के वाया होगी। यहाँ पर जो रिएक्शन में बनेगा वो कार्बन एनायन बनेगा। देख रहे हो यहाँ पे क्या डिफरेंस है बेटा, यहाँ पर कार्बन एनायन बनेगा। क्या होगा, जब कोई बेस आएगा किसी एल्काइल हैलाइड, इस टाइप के कोई एल्काइल हैलाइड के कांटेक्ट में, तो पहले वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और कार्बन एनायन बन जाएगा। फिर कार्बन एनायन बनने के बाद लीविंग ग्रुप निकलेगा
और आपको क्या मिलेगी, एल्कीन मिलेगी, एल्कीन मिलेगी। लेकिन ऐसा और किसी रिएक्शन में क्यों नहीं हुआ और इसको E1CB क्यों कहते हैं? देखिए बेटा, एक तो स्ट्रॉन्ग बेस तो इस रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअली जो E1CB है ना, एक तरीके से इसमें E1 वाले भी आपको गुण दिखाई देंगे और E2 वाले भी गुण दिखाई देंगे, दोनों के जैसे थोड़ा थोड़ा बिहेव करेगी ये। एक तो स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा, टेम्परेचर भी कुछ हाइयर टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होगी, लेकिन जो ये रिएक्शन होती है ये रेयर पाथवे होता है एलिमिनेशन का, अल्फा बीटा एलिमिनेशन ही है ये, लेकिन ये रेयरली देखने को मिलती है, राइट। स्ट्रॉन्ग, जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, शुड बी प्रेजेंट एट बीटा पोजीशन। अगर ऐसा है कि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बीटा पोजीशन पर प्रेजेंट है, तभी ये क्या होगी, ये रिएक्शन पॉसिबल है E1CB। ये इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है। पुअर लिविंग ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये यूनिमोलिकुलर होती है, वो तो नाम से ही समझ में आ रहा है ना, E1 है ये, E2 नहीं है, ये E1 है। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है क्योंकि रिएक्शन का जो रेट है वो कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? कॉन्जुगेट बेस पर डिपेंड करता है, केवल एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए ये कैसे रिएक्शन होती है? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है। समझ आ गया E1CB? बहुत ही आसान सा है। मैं इसका एक एग्जाम्पल और आपको करा देती हूँ। देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए, ये एक कंपाउंड है, ये एक है ना, एक एल्काइल हैलाइड है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इस कार्बन के साथ ये ग्रुप प्रेजेंट है, CF3 ग्रुप, ठीक है। इस कार्बन पर ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इधर भी Cl लगा हुआ है और इधर भी Cl लगा हुआ है। इसकी वजह से जो ये हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन हो गई। कैसी हाइड्रोजन हो गई? मोर एसिडिक हाइड्रोजन है। कैसी है बेटा? मोर एसिडिक हाइड्रोजन है। तो जब एक बेस यहाँ पर आएगा, जब कोई बेस यहाँ पर आएगा तो इसको मोर एसिडिक हाइड्रोजन दिख रही है तो ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। भाई बेस का तो काम ही यही होता है ना कि हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना, इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा एक कार्बन एनायन, यहाँ पर एक कार्बन एनायन बन जाएगा। और जो ये कार्बन एनायन बना, ये जो रिएक्शन का जो स्टेप हुआ ये फास्ट स्टेप हुआ। कैसा स्टेप हुआ? फास्ट स्टेप हुआ, ठीक है। तो अब ये जो कार्बन एनायन बना, या आप कह सकते हो कि ये जो कॉन्जुगेट बेस बना, कॉन्जुगेट बेस बना, भाई ये पहले एसिड था ना, इसके अंदर से H निकल गया तो बचे हुए को क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। तो जो ये कॉन्जुगेट बेस बना ये स्टेबल है। कैसा है बेटा? ये स्टेबल है। क्यों है स्टेबल? क्योंकि Cl के पास ना एम्प्टी p ऑर्बिटल है, इस Cl के पास एम्प्टी d जो है एम्प्टी d ऑर्बिटल है। एम्प्टी d ऑर्बिटल होने की वजह से वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में चला जाता है और एक स्टेबल यहाँ पर क्या बना देता है? कॉन्जुगेट बेस बना देता है। अब स्लो प्रोसेस में एक F, क्योंकि F इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, F क्या है? पुअर लिविंग ग्रुप है। ये तो कॉन्जुगेशन में चले गए, ये स्ट्रॉन्ग है वैसे भी लिविंग ग्रुप कंपैरेटिव टू F पुअर लिविंग ग्रुप है, ये निकल जाएगा और आपको मिलेगा यहाँ पर एक एल्कीन। ये बात क्लियर हो गई? ये बात समझ में आ गई अच्छे से? तो ये एक एग्जाम्पल है E1CB का। तो यहाँ पर Cl के साथ क्या हुआ? क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? एक तो एम्प्टी, क्यों हुआ? ये कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग स्टेबल, एम्प्टी d ऑर्बिटल प्रेजेंट थे। एक तो यहाँ पे एम्प्टी d ऑर्बिटल यहाँ पर प्रेजेंट थे। और दूसरा क्या हुआ था? बैक बॉन्डिंग हो गई थी, बैक बॉन्डिंग हो गई थी। बैक बॉन्डिंग हो गई थी और पुअर F है ना, लिविंग ग्रुप यहाँ पर क्या था? प्रेजेंट था, जो निकल सकता था आसानी से। तो ये सब यहाँ पर कंडीशन फुलफिल हो रही थी। इस वजह से ये जो रिएक्शन है वो क्या हुई बेटा? वाया कॉन्जुगेट बेस हुई। और ये देखो कॉन्जुगेट बेस वाला जो स्टेप है यही स्लो स्टेप है, यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, तो केवल इसी पर डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। इसीलिए ये कैसी है? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, वाया कॉन्जुगेट बेस होती है। और कॉन्जुगेट बेस कैसा होता है? स्टेबल होना चाहिए, है ना। जो ये कार्बन एनायन है वो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल कैसे हो सकता है? कि अगर कोई यहाँ पर प्रेजेंट हो ऐसा ग्रुप जिसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल हो और बैक बॉन्डिंग से वो इस कार्बन एनायन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दे। तो ये हम E1CB हमने पढ़ लिया।
तो इस तरह से हमने एलिमिनेशन को पूरा खत्म कर लिया है ना, सारे तरह के एलिमिनेशन यहाँ पर हमारे हो गए हैं। आई थिंक अब इस चैप्टर में बहुत कम चीजें बची हैं। एक तो रिएक्शन विद मेटल बची है, वो तो छोटा सा टॉपिक है, वो कर लेंगे हम, और पॉलीहेलोजन कंपाउंड बचे हैं। तो शायद हम 1 या 2 वीडियो में इस चैप्टर को अपनी खत्म कर देंगे। तो आप लोग ऐसे ही बेटा पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।